एक बात ध्यान रखें। समस्या ये नहीं है कि हमसे 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। समस्या ये है कि इतने ही टाइम में दूसरे बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। सर्वप्रथम इस वर्ष सभी छात्र छात्राओं को बधाई जिन्होंने 12वीं पास कर ली है। 12वीं पास करने के बाद कुछ बच्चे आगे की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन कुछ बच्चे एकदम फ्री महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि फ्री फॉल जैसी कंडीशन आ गई है। फ्री फॉल कंडीशन में क्या होता है, जिसको हम वेटलेसनेस या भारहीनता भी कहते हैं, इसमें रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाता है। रिएक्शन फोर्स कब जीरो होता है? जब एक्शन फोर्स जीरो होता है, यानी अब हमने कार्य करना बंद कर दिया। विद्यार्थी जीवन में कार्य से जो तात्पर्य है वो पढ़ाई से है, तो हमारा एक्शन फोर्स जीरो हो गया। एक्शन फोर्स जीरो हो गया क्योंकि हमारा गोल एकदम नल हो गया। अभी हम गोल अपना डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसी स्थिति बन पा रही है। परंतु काफ़ी छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर है। वे चाहते हैं कि उन्हें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिले। अच्छा कॉलेज कि बीएससी के लिए भी हो सकता है, बीए के लिए भी हो सकता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज भी हो सकता है। अच्छे कॉलेज का हमारे जीवन में या करियर में वही महत्व है जो रॉकेट के लिए एक लॉन्चिंग पैड का महत्व होता है। तो अच्छे कॉलेज पाने के लिए हम क्या करें? उसके लिए हम अपनी स्टडी निरंतर बनाए रखें जब तक हमारे पास कोई संभावित तिथि नहीं आती तब तक। और हम आज बात कर रहे हैं नीट या मेडिकल कॉलेज का द्वार अपने लिए कैसे खोलें। नीट की संभावित तिथि 1 अगस्त दे रखी है। तरह तरह की सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रही है कि पोस्टपोन्ड होंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। हमें मानकर चलना है कि हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो 1 अगस्त को होगा, और अभी 15 जून कल से है, यानी लगभग हमारे पास 45 डेज है। और हमें इन 45 डेज के अंदर अपने नीट एग्ज़ाम की पूरी स्ट्रेटजी बनानी है। आप यदि शुरुआत से तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी नहीं कर रहे तो भी अभी से भी आप यदि तैयारी करें तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आपको लगेगा सर क्यों मजाक कर रहे हैं, 45 दिन में सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। कई बच्चे तो बहुत सारा पढ़ चुके हैं, साल भर से तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे जिन्होंने पिछले साल 12th की थी वो भी आपके साथ लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को समझने से पहले एक मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार व्यक्ति होता है, और उसके पास कुछ स्किल भी नहीं होती है। इसके कारण से उसको लगने लग जाता है कि मैं क्या करूँ। जब व्यक्ति अनएम्प्लॉयड रहता है, बेरोज़गार रहता है, और उसका खुद का गोल जब ज़ीरो हो जाता है तो फिर लोग भी उसको बहुत सारे ताने मारते हैं कि भाई तू तो कुछ करने लायक नहीं है, और उससे फिर नेगेटिव मेंटेलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना कर्म करते चलो, कार्य करते चलो, पढ़ाई करते चलो, उससे आप पर नेगेटिव मेंटेलिटी हावी नहीं होगी। वैसे भी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो अपने दिमाग को खाली मत रखिए, अब पॉजिटिव सोच के लिए लगाइए। तो वो एक जो व्यक्ति था उसके साथ भी कुछ ऐसी हालात थी, रोज़ाना वो देखता था कि आज मैं क्या काम करूं, कोई काम नहीं मिल पा रहा। लेकिन एक दिन उसको एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है जिसमें लिखा होता है कि भाई 10 से 5 की जॉब है और अच्छा खासा पेमेंट दिया जा रहा है और केवल आकर बैठना है। तो वो देखता है, उसका एड्रेस कॉल करके पता करता है, तो पता चलता है कि एक कोई चिड़ियाघर के अंदर वैकेंसी है। चिड़ियाघर आपने नाम सुना होगा, जंतु वाले चिड़ियाघर जहाँ पर जीव जंतुओं को रखा जाता है, जिसको जू कहते हैं हम। तो जू के अंदर वैकेंसी है। वहाँ जाकर वो मैनेजमेंट से बोलता है जाकर कि भाई मैं ये नौकरी आपकी क्या है, ये मैं करना चाहता हूँ। तो मैनेजमेंट पहले उसको बैठाते हैं, पूछते हैं, फिर कहते हैं कि देखो भाई बात ऐसी है कि हमारा एक भालू जो था वो मर गया, और उस भालू को देखने के लिए लोग बहुत आते थे, तो अब हमारी इनकम प्रभावित नहीं हो, तो हम जब तक जंगल से नया भालू लाएं तब तक हमें कोई एक भालू चाहिए। तो बोलता कि भालू मैं क्या कर
भालू मैं कहाँ से ला सकता हूँ? तो वो बोलता है कि मैं भालू कहाँ से ला सकता हूँ? तो बोलता नहीं, आपको भालू लाने की ज़रूरत नहीं है, भालू की कॉस्ट्यूम हमारे पास ऑलरेडी है। आपको वो कॉस्ट्यूम पहनकर 10 से 5 तक उस भालू के पिंजरे में बैठना है और भालू की एक्टिंग करनी है। तो वो देखता है कि भाई मेरे पास तो, मैं तो वैसे भी घर पर बैठा रहता हूँ और कोई मेरे पास कुछ कार्य नहीं है, तो क्यों नहीं मैं इसी पिंजरे में भालू की कॉस्ट्यूम पहनकर बैठ जाऊँ। तो वो कहता ठीक है, कल से मैं आना शुरू कर देता हूँ, नौकरी फाइनल है। कहता ठीक है। तो वो फाइनल नौकरी कर देता है। सुबह जाता है, अपने 10 मिनट पहले जाता है, 10 बजे एकदम रेडी होकर चिड़ियाघर खुलने से पहले, और भालू का कॉस्ट्यूम पहनकर भालू के पिंजरे में जाकर बैठ जाता है। बच्चे आते हैं, ठीक है, कोई उस पर मूंगफली फेंकता है, कोई केला फेंकता है, कुछ भी फेंकता है, वो सब कुछ एंजॉय करने लग जाता है। धीरे धीरे उसका टाइम एकदम बहुत अच्छे से कटने लग जाता है। कब 10 से 5 टाइम निकलता है उसको पता भी नहीं चलता है ना। बच्चों के साथ एंजॉय करता है और वो सब कुछ अपनी प्रीवियस बातें भूल चुका होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो वो अपने कार्य में एकदम मस्त रहता है, ठीक है। और चिड़ियाघर वालों को भी वही चाहिए होता है। बच्चे, जो भी पर्यटक, जो विजिटर्स आते हैं, खुश होकर जाते हैं कि नहीं अच्छा भालू है, काफ़ी एक्टिव भालू है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उत्साह के अंदर वो ज़्यादा कुछ उछल कूद करता है और उसकी जो खाल होती है, वो जो उसका कॉस्ट्यूम होता है, वो पास के पिंजरे की एक रोड के अंदर अटक जाता है और देखता है कि पास का जो पिंजरा है वो एक शेर का पिंजरा होता है, ठीक है। तो वो उसको निकालने की थोड़ी जल्दबाजी करता है। जल्दबाजी में वो और ज़्यादा अंदर चली जाती है कॉस्ट्यूम उसकी, और वो निकाल नहीं पाता और शेर भी उसको देख लेता है। और सडनली शेर जैसे उसको देखता है तो शेर उसकी तरफ बढ़ना चालू करता है। तो वो व्यक्ति घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा कसमकस हो जाती है, बहुत ज़्यादा छटपटाने लगता है, सारी कोशिश करता है निकालने में। इतने में शेर उसके नज़दीक आ जाता है। अब वो सोचता है कि अरे भाई, इतने दिन ये जो जॉब है बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन आज लगता है ये जॉब, ये पैसे सारे कुछ महंगे पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा होता मैं घर पर ही बैठा होता। वापस नेगेटिव थिंकिंग आनी चालू हो जाती है। और वो, लेकिन जब नेगेटिव थिंकिंग आती है, लेकिन जब जान पर बनाती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। वापस कैसे करके वो अपनी कॉस्ट्यूम को वहाँ से निकालना चाहता है और शेर उसकी तरफ हर क्षण बढ़ रहा होता है और उसकी सांसें मतलब उखड़ रही होती है कि अब लगता है कि बस अब गए, अब गए, अब गए, अब गए। और ऐसे करते करते वो निकाल नहीं पाता और शेर उसके एकदम पास में आ जाता है। पिंजरे की जो मतलब काफ़ी मतलब यूँ कह सकते हैं जो बारी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, जिसके अंदर शेर आसानी से पंजा डाल सकता है। और वो एकदम फंस गया होगा, उसकी गर्दन भी उस पिंजरे के मतलब सरियों के पास आ जाती है जहाँ पर उसकी कॉस्ट्यूम फंसी हुई है। अब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं कर सकते। इतने में अपना शेर अपना पंजा उठाता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता है हेल्प हेल्प हेल्प। इतने में शेर की आवाज़ सुनाई देती है, चुप कर, नौकरी से निकलवाएगा क्या। वो इधर उधर देखता है, दोबारा शेर उसको देखकर बोलता है भाई चुप कर, नौकरी से निकलवाएगा क्या। फिर शेर उसकी कॉस्ट्यूम निकाल देता है, ठीक है। तो बड़ा उसको सरप्राइज होता है, उसको लगता नहीं भाई ये शेर भी मेरी तरह है। मतलब ये बात उसको कब महसूस होती है कि ये शेर भी मेरी तरह है, जब वो अपने सारे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है, तब उसको ये महसूस होता है कि नहीं भाई ये शेर भी मेरी तरह है। तो इस कहानी का मोरल क्या है? मोरल ये है कि हमें कभी भी विकट परिस्थितियों में घबराना नहीं है। हमें यहाँ पर भालू नहीं बनना, हमें यहाँ पर शेर बनना है, क्योंकि शेर कभी भी विकट परिस्थितियों में घबराता नहीं है, इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। इसलिए वो जंगल का राजा कहलाता है। तो हमें क्या करना है? शेर बनना है, भालू नहीं बनना। तो हमें शेर की तरह सोच रखनी है। हमें यही देखना है कि बाकी सब लोग हमारी तरह हैं। तो हमें यही देखना है कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं वो सब हमारे जैसे हैं। बस इसमें से कोई शेर बन जाता है या कोई भालू बन जाता है। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, ऑल इज वेल। ये रांचो का एक अच्छा डायलॉग होता है, ऑल इज वेल, और वो कहानी भी सुनाता है चौकीदार की। तो हमें यही मानना है
कि नहीं, वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं, आई कैन डू इट, मैं इसको कर लूँगा, मैं इसको कर सकता हूँ, आपको ये मानकर चलना है, तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों क्वालिफाई कर सकते हैं? क्योंकि आपने 12वीं की पढ़ाई ऑनलाइन की है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, और आपका जो इस बार का पेपर आने वाला है लगभग एनसीईआरटी में से आने वाला है। ये एकदम पता, विश्वत सूत्रों से पता चला है कि आपका जो पेपर है नीट का वो एनसीईआरटी में से आएगा। तो सब एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, और पहले जिन्होंने लास्ट ईयर जिन्होंने 12th पास की है वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, या कुछ और पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी एनसीईआरटी ज़रूर देख लें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी में से आएगा। अभी पैटर्न क्या होगा, हम लास्ट ईयर के पैटर्न को लेकर बात करते हैं, लेकिन आगे का पैटर्न क्या होगा वो डेट आने पर ही हमें पता चलेगा। लेकिन हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी है पुराने पैटर्न को ही ध्यान रखकर। अब पुराने पैटर्न को देखें, पैटर्न का मतलब चेंज होगा तो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन टाइम आपका उतना ही रहेगा। थोड़ा सिलेबस कम ज़्यादा हो सकता है, या आपको कोई क्वेश्चंस ऑप्शन में मिल सकते हैं कि आपको जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में मिलते थे 10 क्वेश्चन में से 5 करने हैं, उस टाइप से आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये चॉइस आपको मिल सकती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम सिलेबस रहेगा। तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िए। अब आप एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि बायोलॉजी के अंदर आप एनसीईआरटी को एक एक लाइन आप पढ़ लें, एक एक डायग्राम आप देख लें, एक एक क्वेश्चन आप देख लें, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर 50% आपका वेटेज है और लगभग 80% से ज़्यादा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आगे का सेशन कुछ तकनीकी कारणों से हम कंप्यूटर स्क्रीन से करेंगे। इसका एक कारण और भी है, मैंने कैसे क्वेश्चंस का टाइम मैनेज करना है उसके लिए प्रोग्राम डेवलप किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बायोलॉजी का हमारा डिस्कशन हो चुका कि बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी देखिए, बॉटनी और जूलॉजी के दोनों के 45 और 45 जो क्वेश्चन है, टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चन, ये आप एनसीईआरटी से आएंगे। इसके बाद बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की जस्ट इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट, इसमें आपको याद करना है, कुछ समझना है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, एक्सेप्शंस वगैरह याद रखना है, तो आप इसको रीड कीजिए और ये आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ऑर्गेनिक सेम ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में भी काफ़ी हद तक एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। यूँ कह सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर 50% पोर्शन है वो ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक का 50% पोर्शन एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक के अंदर आपको हर एक चैप्टर के बीच में कनेक्शन बनाकर याद करना है। अल्कोहल से शुरू होकर के एल्डिहाइड कैसे बनाना है, कीटोन कैसे बनाना है, ये सारी आपको चेन याद होनी चाहिए, तो आपको याद करना इजी होगा। अब नेक्स्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट लाइक फिजिक्स, यानी इसमें न्यूमेरिकल आएंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट, यानी 1 क्वेश्चन पर मिनट। तो इसका मतलब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस देंगे, जो भी एक्सपर्ट्स पेपर डिजाइन करते हैं, वो ये बात ऑब्वियसली ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो समय लग रहा हो वो समय मेंटेन हो जाए और वो लगभग 1 मिनट हो। तो न्यूमेरिकल भी यदि आपके पास इस टाइप का आता है तो इसके लिए भी घबराना नहीं है, जो डाटा दे रखा है ज़्यादातर न्यूमेरिकल उससे भी सोल्व हो जाएंगे, और थोड़ा किसी में सोल्व करना पड़ सकता है, लेकिन आप कैलकुलेशन पूरी कीजिए। कई बार हो सकता है कि ऑप्शंस जो दिए होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर अच्छी बात है कि हम ऑप्शन दे देते हैं कि भाई इन 4 में से एक आंसर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो कई बार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, हमारी कैलकुलेशन सही है तो नियरेस्ट जो आता है वो आंसर कई बार सही हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता। आप किसी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके आंसर ऑप्शन जो है वो सारे पढ़िए, तभी आप कर पाओगे। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 50% आपका सॉल्यूशंस वगैरह, सॉलिड स्टेट, ये सब आपको केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी से मिल जाएगा।
एक बात ध्यान रखें, समस्या ये नहीं है कि 180 मिनट में हमसे 180 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। समस्या ये है कि दूसरे बच्चे इतने ही समय में एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इसलिए हमें ये टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा जो पैटर्न चल रहा है, यदि आप पिछले साल के पेपर सोल्व कर रहे हैं, आप पिछले साल के 10 इयर्स के पेपर जरूर सोल्व करें। जो आप पेपर सोल्व कर रहे हैं, यदि आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि न्यूमेरिकल के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। न्यूमेरिकल के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आ रहे हैं। लास्ट ईयर कई बच्चों के 720 में से 720 आए, इस बार भी आएंगे क्योंकि पेपर बहुत इजी आएगा। यस, पेपर बहुत इजी आएगा, इस बार भी आएंगे। मेरिट का मैंने एक दिन डिस्कस किया था, इसको हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे कि अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो टॉप मेरिट है, मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स जो है, वो बहुत कम बच्चों के, और हाईएस्ट मार्क्स लगभग होंगे 100%, और उसके बाद एक गैप आ जाएगा, वो सब ऑनलाइन के कारण। तो फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आंसर फाइंड आउट करने के कई मेथड है। आप डायमेंशन से फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट से फाइंड आउट कर सकते हो, आप किसी को भी किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो तो भी आपके लिए काम इजी बन जाता है। फिजिक्स के अंदर आप जो न्यूमेरिकल है, इसके लिए आप एनसीईआरटी जरूर देखें, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखें। सेम न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, सेम न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन उनको चेंज करके दिया जा सकता है। और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के अंदर जो ब्लू बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, उस इंफॉर्मेशन को आप जरूर पढ़ें और उसको याद करें, और चैप्टर की समरी जरूर पढ़ें, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन आपको उन चैप्टर की समरी से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ें। और कैसे पढ़ना है, डे को डिवाइड करें, डे में मत डिवाइड करें। क्या मतलब है कि आप ये डिवाइड करें कि हमें एक दिन के अंदर 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करें कि 4 दिन मुझे फिजिक्स पढ़नी है, अगले 4 दिन केमिस्ट्री पढ़नी है, अगले 4 दिन बायोलॉजी पढ़नी है। ऐसा करने से ज्यादा नुकसान। बायोलॉजी आपको मेरिट के पास पहुंचाएगी, केमिस्ट्री आपको मेरिट के अंदर ले जाएगी, और फिजिक्स आपकी मेरिट बनाएगी। मतलब बायोलॉजी की 90 क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो 70 क्वेश्चन तो कर दोगे। 70 क्वेश्चन का मतलब है 280 मार्क्स। फिर आपने 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के किए तो 120 मार्क्स हो गए, तो पहुंच गए 400। अब आपको आगे जाना है तो फिर फिजिक्स का करना पड़ेगा, और फिजिक्स के भी क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। जो क्लास में डिस्कस किए हैं, आप उन नोट्स को पढ़िए, जो स्पेशल पॉइंट या नोट लिखा है वो पढ़िए। मैंने लिखा है, आपने कहीं से भी पढ़े हैं, उनको जरूर पढ़े। छोटी छोटी बातें, कंसेप्चुअल बातें याद रखें। न्यूमेरिकल लगेगा कि बड़ा है, लेकिन बहुत इजी होगा। तो अब देखिए कि हम पेपर को कैसे सोल्व करें, मतलब पेपर का कौन सा पार्ट हम पहले सोल्व करें, कौन सा बाद में सोल्व करें, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको जो पार्ट अच्छा लगे उसको आप सोल्व कीजिए। जस्ट आप किसी, समझ लीजिए कि पार्टी में गए हो, पार्टी या शादी में गए हो, और आपको वहां जाकर क्या करना होता है, प्लेट उठाना होता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना होता है, प्लेट आपको उठाना नहीं होता, प्लेट की जगह आपको पेपर मिलता है। और फिर देखिए, आप प्लेट उठाकर स्टॉल्स पर घूमते हैं, जो व्यंजन सबसे अच्छा लगता है उसके पास पहले जाते हैं, लेकिन सबको देखते हुए जरूर जाते हैं, हर एक स्टॉल पर देखते हुए जरूर जाते हैं कि कोई खाली नहीं बच जाए। अच्छा, कोई खाली बच गया, प्लेट फुल हो गई, तो चलो कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में आएंगे। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो चलो उसका थर्ड राउंड भी लेंगे। तो सेम आपको ये पैटर्न फिजिक्स के, ये नीट के पेपर को सॉल्व करने में अप्लाई करना है, और इसके साथ आप बहुत फेमिलियर हो, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। नीट की साइट पर, यानी एनटीए की साइट पर लास्ट ईयर के कुछ मॉक टेस्ट दे रखे, उनको आप प्रैक्टिस करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है। उस एक्सेल फाइल के अंदर कितने क्वेश्चंस आप करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे कैसे टाइम डिवाइड करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे।
तो देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखिए कि बायोलॉजी के अंदर 90 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में भी 45 और फिजिक्स में 45, टोटल 180 मिनट और 180 क्वेश्चन और 180 मिनट यानी 10,800 सेकेंड। अब हमें सेकंड्स के अंदर काम करना है। जब आप ऐसा सोचेंगे कि भाई एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो हमारे लिए एक बर्डन होगा। आप बिल्कुल भी मत सोचिए, आप समझिए कि आप पार्टी में आए हो, कैसे कैसे आप स्टॉल्स पर घूमते हो वैसे वैसे आपको घूमना है। हर एक क्वेश्चन में पहले पेज से जहाँ से भी जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे। एक मेरा सजेशन है, लेकिन ये सब पर एप्लीकेबल नहीं है कि यदि मैं मान लो कि मुझे फिजिक्स अच्छा है मेरा, लेकिन एग्जाम मुझे देना होता तो पहले मैं बायोलॉजी का पेपर सोल्व करता, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा सोल्व नहीं करना होता। फिजिक्स केमिस्ट्री जहाँ भी न्यूमेरिकल आगे सोल्व करना पड़ा, वहां पर हम उलझ जाते हैं और उसमें टाइम चला जाता है। और क्वेश्चन के साथ किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं लगा रखना है कि नहीं भाई ये क्वेश्चन तो मेरे किया हुआ है, मैं इसको सोल्व करके छोड़ू। तो ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट किसी भी क्वेश्चन के साथ नहीं रखना, आपको आगे बढ़ना है। जब भी आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो कोशिश कीजिए पहले बायोलॉजी का करें, फिर केमिस्ट्री का करें, फिर फिजिक्स का करें, और या फिर आप अपने हिसाब से भी चॉइस कर सकते हैं। तो जिस भी पेपर के अंदर आप स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरा आएगा, चौथा हो सकता नहीं आए, पांचवा और भी मुश्किल हो, लेकिन घबराना नहीं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वहीं से आउट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं, कह रहे भाई अब तो आगे होगा नहीं, आगे उससे भी सिंपल मिलेंगे। आप आगे बढ़िए। जब हम सड़क पर जाते हैं तो गड्ढे आते हैं तो हम रुक नहीं जाते, किनारे से टर्न लेकर निकल जाते हैं आगे। तो ऐसा भी आपको इसमें करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आए घबराना नहीं है, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपको और इजी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आप घबरा कर रुक गए या उलझ कर रुक गए तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप सबसे पहले बात ध्यान रखें कि आपको 180 के 180 क्वेश्चन पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं? विद ऑप्शन प्रॉपर पढ़ने हैं, क्योंकि आपने ऑप्शन नहीं पढ़े ढंग से तो बहुत गलत आप कर सकते हो। मैं खुद एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन था, इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन था एयर, सेकंड था वाटर, थर्ड था ग्लास। तो मैंने फटाफट एयर कर दिया, लेकिन फोर्थ ऑप्शन उसमें वैक्यूम था और वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो जो क्वेश्चन आपको आते हुए गलत हो जाए उसमें थोड़ा दुख होता है। तो देखिए, कोई भी पेपर देखते हैं तो कम से कम आपको हर एक पेपर के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको आप देखकर ही टिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक मिनिमम नंबर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड, आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, जो जो आते गए उनको आप सोल्व करते गए। सपोज कि बायोलॉजी के अंदर कम से कम मुझे लगता है कि 90 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 30 सेकंड में इजीली कर देंगे, यानी आपको टोटल जो टाइम लगेगा 750 सेकंड। इसी तरह केमिस्ट्री में कम से कम 7-8 क्वेश्चन होंगे जिनको आप इजीली कर देंगे, इससे ज्यादा ही होंगे, मैंने मिनिमम लिए हैं। फिजिक्स में भी 7-8 होंगे, मान लेते 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको सोल्व करते हुए 40 सेकंड लगेंगे। भले 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जैसे यूनिट डायमेंशन के आपके पड़े होंगे, तुरंत टिक कर दोगे 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड में। लेकिन मैंने ओएमआर भरने का टाइम भी इसी में काउंट किया। ओएमआर बहुत प्रॉपरली भरे, उसके लिए प्रैक्टिस करें। तो यहाँ से यदि मैं टोटल ऐड करता हूँ टाइम, तो यहाँ से मेरे 39 क्वेश्चन हो जाते हैं। 180 में से 39 क्वेश्चन हो जाते हैं और मेरा जो टाइम खर्च होता है वो लगभग 21 मिनट। 21 मिनट यानी कि आप 22 मान लीजिए, 22 मिनट खर्च हुए और हमारे 39 क्वेश्चन। तो एक राउंड के अंदर कम से कम हम ऐसे देखेंगे, फास्टली चलेंगे तो मैं कहता हूँ 40 से 50 क्वेश्चन आप जरूर निकाल दें, और 40 से 50 क्वेश्चन निकाल गए इसका मतलब आप आगे की रेंज में जा सकते हैं। ये मैंने मिनिमम टाइम लिया, जिसके बायोलॉजी के अंदर 30 सेकंड नहीं लगते हैं, मैंने मैक्सिमम लिया है ये, ठीक, और क्वेश्चन मिनिमम लिए हैं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगता है तो उसके हिसाब से मैंने 35-40 सेकंड लिए। तो इस हिसाब से 21 मिनट के अंदर, शुरुआत के 21 मिनट के अंदर आप मिनिमम से मिनिमम भी करो तो 35 क्वेश्चन कर सकते हो, मैक्सिमम 45-50 क्वेश्चन आप कर सकते हो शुरुआत के 20 से 25 मिनट के अंदर। अब आप सेकंड राउंड देखिए।
जिनके अंदर हमें कुछ थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता होगी। तो सपोज सेकंड राउंड के अंदर बायोलॉजी के अंदर 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है। मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर हमें 35 सेकंड लग रहे हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चन को सोल्व करने में 700 सेकंड लग जाएंगे। फिर केमिस्ट्री के अंदर आगे 8 क्वेश्चंस पहले थे, मान लेते हैं 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर 45 सेकंड लग रहे हैं, तो टोटल 495 सेकंड लग जाएंगे। और फिजिक्स के अंदर 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर 55 सेकंड लग रहे हैं। कोई बात नहीं, सोल्व कीजिए। आपने यहाँ तक सोल्व कर लिया तो ये 37 क्वेश्चन सोल्व करने में आपको देखिए कितने मिनट लगे, 25-26 मिनट लगे। अब आप दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 39 और 37, आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं 76। टाइम आपको कितना लगा, 21 और 25, 46, 47 मिनट। आप 1 घंटा भी मान लो इसको, तो 1 घंटे के अंदर 75 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो इसका मतलब 300 मार्क्स आपके हो गए, और वो भी सही सही। यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर एजी आएगा, आपने जो पढ़ा है उसमें से आएगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। लालच बुरी बला है, उस पर कंट्रोल करके रखना है। 100% श्योरिटी हो तो ही आप टिक कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लगभग 45 से 50 मिनट के अंदर 75-76 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेते हैं। अब आप बताइए, हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, है ना। 5 मिनट पेज पलटने में लग गए, तो 46 की जगह 50 सेकंड मान लीजिए, 50 मिनट मान लीजिए। अब थर्ड राउंड में जो हमने छोटे क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हो सकता है कि 20 क्वेश्चन ऐसे हो जिनको हमें ज़्यादा सोचना पड़ रहा हो, और वो 30 सेकंड में पहले सोल्व नहीं हो रहे थे। ये आपको जस्ट देख कर डिसाइड करना है, ये 30 सेकंड में सोल्व हो सकता है या नहीं। हो सकता है करो, नहीं तो छोड़ो, आगे बढ़ो, ये प्रैक्टिस करनी। तो सपोज अब बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें आपको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। मान लीजिए 50 सेकंड। अब आपको यहाँ पर एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ेगा। 50 सेकंड लग रहे हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपने 50 सेकंड लगाए। फिर बढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर 50 सेकंड लगाए। फिजिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर 50 से ज़्यादा लगेंगे। तो मान लेते हैं 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर 70 सेकंड यानी 1 मिनट 10 सेकंड लग रहे हैं। और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर 1 मिनट लग रहे हैं। तो अभी भी हम इसको काउंट करें तो हमारे देखिए यहाँ तक जो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं 126, 50 क्वेश्चन सोल्व हो गए, टोटल 126 क्वेश्चन सोल्व हो गए और 95 मिनट लगे, यानी 1.5 घंटा लगा। 1.5 घंटे के अंदर हमारा 50% से ज़्यादा पेपर सोल्व हो जाता है। ये बात आप देख लेना। 50% टाइम में 90 मिनट के अंदर आप यदि ये इस टाइप से स्ट्रेटेजी बनाकर चलोगे तो आप 90%, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर दो। अब आपने यहाँ पर हमने काउंट किए हैं 126 क्वेश्चन सोल्व किए, 125 मान लीजिए, तो आपके मार्क्स कितने हो गए, 500 मार्क्स हो गए। यानी अब आप एकदम बॉर्डर पर हो, 3 राउंड के अंदर आप एकदम बॉर्डर पर पहुंच गए, 500। अब ये जो 500 मार्क्स है इसमें आपका सिलेक्शन है या नहीं है, ये तय करता है कि आपकी कैटेगरी वगैरह क्या है, कि स्टेट, कौन से स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हो, कौन सा कोटे में आपको एडमिशन मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर बहुत कम चांस है। 500 आपको 500 से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेरिट इतनी ऊपर उठा लो कि ये कोई डाउट ही नहीं रहे भाई मैं कोई सी भी कैटेगरी में काउंट हूँ, मेरा तो सिलेक्शन श्योर है। तो इसके लिए कम से कम 600 मार्क्स लेकर आ जाओ, तो लगभग आप फिर आपके 90% चांस है 600 मार्क्स आ गए तो आप क्वालिफाई हो। फिर फोर्थ राउंड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस देखने जो हमें पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। तो देखिए मोस्टली बायोलॉजी के अंदर क्या है कि कोई सोल्व करना नहीं होता, कोई न्यूमेरिकल आता है, बहुत छोटे छोटे रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह पर बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। फिर भी मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन हमने ऐसे छोड़े जिनको हमें लग रहा था कि सोल्व करते हुए 1 मिनट लगेगा। और केमिस्ट्री के अंदर ऐसा लग रहा था कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सोल्व करते हुए हमें 1.5 मिनट लगना है।
और फिजिक्स के अंदर आप देखिए, फिजिक्स के अंदर आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सोल्व करने के लिए, मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, जिनको सोल्व करने के लिए आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, 2 मिनट लगाने हैं। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन के नेचर से। तो अभी देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर चुके हो, आप कितने क्वेश्चंस कर चुके हो। और अभी आपके पास फोर्थ राउंड के अंदर 176 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और 168, ये मैंने टाइम जो लिया एकदम मैक्सिमम लिया है, यानी 170 मिनट, यानी 10 आपके पास मिनट और बच गए। अब 10 मिनट बचे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे 4 फिजिक्स के होंगे या किसी भी सब्जेक्ट के होंगे, जो कि आप सोल्व नहीं कर सकोगे, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपको लगता नहीं सर मैंने सर आपने ज़्यादा लिया है, तो कम कर लेते हैं। मान लेते हैं बायोलॉजी के अंदर 15 क्वेश्चन ही है जिनको आप सोल्व कर पा रहे हो, आगे सोल्व नहीं कर पा रहे हो, एक एक मिनट देकर। और केमिस्ट्री के अंदर 5 क्वेश्चन ही है जिनको आप 1.5 मिनट देकर सोल्व कर पा रहे हो, भारी क्वेश्चन बचे हैं। और फिजिक्स के अंदर 7 क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए? 153। टाइम कितना गया? टाइम कितना गया? 130 सेकंड, 132 सेकंड, सॉरी 132 मिनट। क्वेश्चन कितने हो गए? 153। 150 क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं, तो इसका मतलब अब आप सिलेक्शन में आगे हो। अब आपको कॉलेज के लिए काम करना, सिलेक्शन के लिए काम नहीं करना। अब आपको कॉलेज के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है। और नहीं भी सोल्व हो तो छोड़ दीजिए, रिस्क मत लीजिए, क्योंकि एक गलत उत्तर का मतलब 5 मार्क्स होता है। एक गलत उत्तर का मतलब -5 होता है, ये ध्यान रखिए। ये -5 कैसे होता है, ये आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्यों नहीं होता, लिखा तो एक होता है, लेकिन मैं 5 बोल रहा हूँ, 5 नंबर का नुकसान होता है। तो यदि आप ये 4 राउंड के अंदर इतना ही कर लेते हैं तो भी आपका काम हो जाए। आपने टारगेट लेकर चल लीजिए कि मुझे 150 क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं, और वो मुझे एकदम एग्जैक्ट सोल्व करना है, और 180 की मिनट है आपके पास, तो भी आप पर क्वेश्चन देखेंगे 180 डिवाइड बाय 150, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.25 सेकंड मिल रहा है, जबकि सब क्वेश्चन में सेम टाइम नहीं लगता। तो आप इस स्ट्रेटेजी को बनाकर चलेंगे तो आप एकदम पेपर में टाइम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन से क्वेश्चन इजी सोल्व हो रहे हैं, कौन से में ज़्यादा टाइम लगना है, किसी के साथ हमें अटैचमेंट नहीं रखना है। अब मान लीजिए कि आपको 5 राउंड की नहीं भाई, मुझे तो 100% लाने हैं, तो 5वां राउंड भी स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए मैंने लिखे हैं बायोलॉजी के अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको फिर सोल्व करते हुए 60 सेकंड लगेंगे, लेकिन बायोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते। टाइम वाले जो क्वेश्चन होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर हो गए, मान लीजिए 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर है, जो बचे हुए थे 7 क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये 23 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, ठीक है। अभी भी देखिए पूरे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। 153 आपने अटेम्प्ट किए तो आपको 132 मिनट लगे, और 27 क्वेश्चन आपने लेफ्ट छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपके पास पीछे 30 मिनट बचे हैं, सॉरी 50 मिनट के लगभग बचे हैं, तो उनके अंदर आप पेपर दोबारा चेक कर लीजिए, ओमार ठीक भरी है नहीं भरी है, रोल नंबर प्रॉपर लिखे हैं नहीं लिखे हैं, वो सब चेक कर लीजिए। और यदि ये क्वेश्चन जाते हैं छूटते हैं, यानी हम 25 क्वेश्चन तक, 25 से 30 क्वेश्चन तक इजीली छोड़ सकते हैं, है ना। यदि आप 12th के साथ अपियर हो रहे हो तो 30 क्वेश्चन छोड़ देते हो तो कोई हर्ज नहीं है ना। 12th के साथ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा रैंक और कॉलेज इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इतना कर लिया तो भी आपकी जीत है, और इतना आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, और बस अब आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। अब एनसीईआरटी को रिवाइज करना है 45 डेज के अंदर। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अपने वीक पोर्शन और स्ट्रॉन्ग पोर्शन को सेलेक्ट कीजिए। जो वीक है और लगता है कि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उनको आप कीजिए। 11th का पोर्शन बच्चों का वीक
रह जाता है क्योंकि पढ़ाई नहीं की होती है। उस समय उनको एहसास नहीं होता, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं भाई 11th का पोर्शन हमारा वीक है, तो क्यों नहीं इसको अब कर लिया जाए। तो आप 11th के पोर्शन को कीजिए, लेकिन वो यदि 1 घंटा पढ़ते हैं तो साथ में 12th के पोर्शन को भी लेकर पढ़िए। यदि आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए। तो आपका पढ़ना जो होगा वो ईजी होगा, कॉम्बिनेशन से याद रखना ईजी होगा। जो आता है वो पढ़िए, जो नहीं आता उसको छोड़िए, उसमें मत उलझिए। आपको अभी मैं सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ, रैंक की बात हम बाद में करेंगे। पहले हमें जो सिलेक्शन रेंज है उसमें एंटर करना है। तो उसके लिए हमें कम से कम 600 मार्क्स लाए, तो सिलेक्शन रेंज के अंदर इजीली एंटर हो जाए और 600 से ऊपर आपको रैंक मिलेगी। हालांकि ध्यान रखना, आप सोचते हैं कि 600 में 100% सिलेक्शन हो जाए, तो अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपना आप को तैयार करना है, अपने टाइम को सेव करना है और अपने टाइम को मैनेज करना है। और इनके लिए आपको क्वेश्चन जो कहीं से भी आपको जो प्रैक्टिस मिलती है वहां से प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा के पीछे मत भागिए, ज्यादा के पीछे मत भागिए। कोई भी एक कोचिंग, कोई भी एक मटेरियल, कोई भी एक टीचर को पकड़िए, लेकिन जिस पर को पकड़ते हो उस पर एकदम पूरा ट्रस्ट करके आप उनसे पढ़िए, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि सक्सेस के लिए मेरा मूल मंत्र है हार्ड वर्क विद डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। हार्ड वर्क विद डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, मेहनत, लगन और समर्पण के साथ, बट इन प्रॉपर डायरेक्शन। मेहनत की दिशा भी सही होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई ये वेरीफाई नहीं कर रहा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया। ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी बच्चों के साथ समस्या हो रही है। क्योंकि अभी जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन का इंटरेक्शन हुआ, तो हमने देखा बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन कितना समझ में आया है, कैसा समझ में आया है, उसको कोई जज करने वाला नहीं था। इसलिए बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा या हमें नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डेली का एक टारगेट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो हर एक चैप्टर के, ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 तक भी कर लेंगे, 100 से 50 के बीच में आप क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आप करते हो डेली, तो भी आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। अब इसके बाद में जब जेड नीट की डेट डिक्लेयर हो जाएगी प्रॉपर, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हम अगले वीडियो में कई सारे पॉइंट छूट गए हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से वार्तालाप करेंगे और कोशिश करेंगे कि लाइव करें ताकि हमारा इंटरेक्शन हो सके। फिर भी आपको कोई डाउट लगते हैं तो डाउट आप कमेंट में लिखें, मैं उनको पढ़ूंगा और उनका सॉल्यूशन आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और JEE और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।